अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो न्यूजीलैंड के सिलसिले की हमारी एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। थोड़ा लंबी होगी क्योंकि जो ईओआई होती है न्यूजीलैंड की उसमें हम आज वीडियो बनाने वाले हैं और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, घंटों का नहीं, एटलीस्ट 30-35 मिनट्स बड़े आराम से इसमें लग जाते हैं करने में। और ये थोड़ी बोरिंग होती है। जो अभी स्टेज पे नहीं है वो देखेंगे तो उनको बोरियत हो जाएगी, लेकिन जिनकी स्टेज चल रही है वो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लेंगे। तो वीडियो के एंड में जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स में या ईमेल्स में पूछ लें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप सब लोगों को रिस्पॉन्स किया जाए। और अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई कि आप लोगों के कमेंट्स का रिस्पांस नहीं होता या आप लोगों की ईमेल का रिस्पांस नहीं होता। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आगे भी ये ना जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स थे, अगर आप सबसे पहले वीडियो देखेंगे, और आज हम 701 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए हैं। सो दैट मीन्स कि लोगों को इन्फॉर्मेशन की समझ आ रही है, आप लोगों की हेल्प हो रही है और आप लोग चैनल से सफ़र खुश हैं। एक और बात ये कि आप लोगों ने जब इस सारे चैनल को जब आप देख भी लेते हैं तो प्लीज़ इसको आगे रेकमेंड भी कर दिया करें। हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाती है, थोड़ा फीडबैक आप लोगों का पॉजिटिव लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों की मज़ीद हेल्प करने की कोशिश करने को दिल करता है। अभी आज हमारी जो वीडियो है वो न्यूजीलैंड की एक्सप्रेसिव एंट्री पे है। जब आपने अपना आइल्स कर लिया, जब आपने अपना IQA कर लिया है, अब आप रेडी हैं अपनी EOI ऑनलाइन ख़ुद से लॉन्च करने के लिए, या ख़ुद से लॉन्च करने के लिए या किसी कंसल्टेंट से लॉन्च करवाने के लिए, जो भी आपको सूट करता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या ऑप्ट करते हैं। दोनों सूरतों में जो भी आप ऑप्ट करते हैं, इमिग्रेशन इन्फो इस चैनल का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि यू नीड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब आप किसी को हायर भी करें तो आप अच्छी पोजीशन में हैं। आप ख़ुद भी जानते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, और आप किसी प्रोफेशनल को आप इसके लिए हायर कर रहे हैं और उसको अपना हार्ड एंड मनी से पे कर रहे हैं, सो दैट वो अच्छे से आपके प्रोसेस को आगे लेके चले। सो इसलिए भी ये चैनल ज़रूरी है। आप ख़ुद से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। DIY होते हैं, इनमें ज़्यादा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। सो आप इस प्रोसेस को खुद से भी कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये आप लोगों को दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जब आप ऐसे इस पेज पे आते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर आप यूज़र हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपनी EOI स्टार्ट कर दी है तो आपके पास ये लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये आपका डैशबोर्ड भी हो जाएगा जिसके ज़रिए आपका सारा इमिग्रेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन हैंडल होगी। सो मैंने इसको, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई आजकल इंटरनेट की जो स्पीड है इसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। लोकेशन डजंट मैटर एनी मोर, देयर इज़ सम इशू रिगार्डिंग इंटरनेट स्पीड, तो इसमें भी थोड़ा डिले आएगा चीज़ों में। सो वो तो आई विल ट्राई कि हम वीडियो की एडिटिंग कुछ ऐसे करें कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम एज शोन इन योर पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। फैमिली नेम, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं आप अपना नेम रखें विदाउट स्पेसिस, ज़्यादा बेटर है। कोई भी पासवर्ड एंटर करें, अपना एक सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और रजिस्टर पे क्लिक करें। जब आप ये करेंगे तो आपके पास एक इस किस्म की ईमेल आ जाएगी जिसमें कहेंगे कि आप जो है ना वो सक्सेसफुली आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है और अब आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं सर्विसेज पे। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं सो ये हमें ले जाता है इस पेज पे जहाँ पे हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव्ड है। सो आई बी क्लिकिंग ऑन लॉगिन और हमारे पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, अब ये EOI है जो कि स्टार्ट की हुई है, क्रिएटेड है और इसको अभी सबमिट नहीं किया हुआ। समझा, क्लिक करेंगे, इस EOI पे क्लिक करेंगे
सो ये हमारे पास UI आ जाती है। अच्छा, जब आप वैसे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह से ऑप्शन आएगी और नीचे इस तरह से आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। पाकिस्तान में अगर आप सिंगल हैं तो और PhD तक पढ़े हैं आपने, जो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, आप स्किल शॉर्टेज में फॉल करते हैं, देन देयर आर गुड चांसेस कि आप 160 प्लस तक पॉइंट्स हासिल कर लें। अदरवाइज न्यूजीलैंड इज़ मोर आइडियल फॉर अ लर्नर्ड कपल, क्वालिफाइड कपल जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है। एज ए कपल आपकी एप्लीकेशन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर अराउंड 100 and 120 टू अप्लाई, बट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है चैनल में। तो जब आप पूरी प्लेलिस्ट सुनेंगे 1 by 1 तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये 160 और से अबव पे आपको ITA भेजते हैं, आई मीन इनविटेशन टीम इन टू अप्लाई। सो इस ITA मीन्स इनविटेशन टू अप्लाई। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और डॉक्यूमेंट्स भेजें और ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो 160 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे, आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। सो ये पेज जब आपके सामने ओपन होगा तो आपने 1 by 1 इस पर क्लिक करना है और अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना शुरू कर देना। सबसे पहला प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है सेक्शन A, जिसमें आपकी आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। वो आपने अपना फैमिली नेम लिखना है, आपने अपना गिवन नेम लिखना है। ये मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादातर चीज़ों को फिल किया है। अगर ये आप पे अप्लाई नहीं करता तो आप सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो फर्स्ट करें आपका नाम ज़ारा है, आपको ज़री बोलते हैं, आपको रिया बोलते हैं, आप वो सारे नेम्स यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपके सेकंड नेम होंगे। डजेंट मैटर वो ऑफिशियल हैं कि नहीं है, जस्ट जिन नामों से आपको पुकारा जाता है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर नेम में भी यही ऑप्शन आती है, आपका प्रेफर्ड टाइटल क्या है। हम चूँकि एक कपल के तौर पर एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, सो यू डिसाइडेड टू पिक द टाइटल मिस्टर, जेंडर मेल, एंड ये कोई सी भी रैंडम बर्थ डेट, कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है और ये सारी चीज़ें। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए न्यूजीलैंड में, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट इज़ क्रिटिकल। सो यू नीड टू हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट और जिसने इशू किया उस अथॉरिटी का नेम। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और इसी सेक्शन का अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। आप किसी दूसरी कंट्री में है जहाँ उर्दू, पंजाबी या हिंदी बोली समझी जाती है तो आपने यहाँ पे अपनी रेलिवेंट कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपका पासपोर्ट नंबर और सारी डिटेल्स रेलिवेंट वैसे की वैसे डाल दें। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोई और सिटीजनशिप है आपके पास, तो चूँकि अगर आपके पास डबल सिटीजनशिप है, किसी दूसरी कंट्री की भी है तो एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे जाएँ। यहाँ पे जितने भी मेरे नेपाल से सुनने वाले लिसनर्स हैं ना, ये उनके लिए है कि यूजुअली ऐसा है कि नेपाल में, मैं देखा भी है, मिला भी है लोगों से, तो आप लोगों में अक्सर कोई एक पेरेंट इंडिया से है और कोई एक नेपाल से, ऐसे भी केसेस हैं, स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी में वहाँ पे। तो इन दैट केस आपका भी हो सकता है कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी हो, नेपाली पासपोर्ट होल्डर भी हो। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे दोनों नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आगे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब ये जो हमारा अगला पेज है उसमें वो आपसे आपका ID नंबर मांग रहे हैं। सो हमारे पाकिस्तान के केस में ये नेशनल आइडेंटिटी नंबर होगा, इंडिया के केस में ये आधार कार्ड हो सकता है, और जो नेपाल है उनके केस में भी उनका कोई अगर ID डॉक्यूमेंट होता है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और अपनी कंट्री रेलिवेंट सेलेक्ट करेंगे और आगे आ जाएंगे। दिस डजंट अप्लाई ऑन यू। अगर कोई चाइनीज़ हो तो उनको अपना चाइनीज़ कमर्शियल कोड देना पड़ता। I have clicked on next and I'm waiting for the next page to load. अभी भी सेक्शन ये चल रहा है। अब आपकी आइडेंटिटी के बारे में सवाल स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, सॉरी नॉट योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आप किसी भी कंट्री में 12 महीने यानी कि 1 साल या उससे ज़्यादा रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखें। फ़र्ज़ करें अगर आप ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गए
तो भी आप एटलीस्ट पिछले 10 साल से पाकिस्तान में हैं। सो आपने यहाँ पे लिखना है कि आप, जैसे अभी ये 2022 चल रहा है, तो 2012 से ये साल स्टार्ट हुआ था, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे 10 साल पिछले की डेट डाल देनी है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से डाल देनी है, और टू की अपनी फील्ड ब्लैंक छोड़ देनी है, क्योंकि अभी आप यहीं पे रह रहे हैं, और कंट्री अपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर देना। जो भी करंट डेट एंड ईयर हो ये उसके हिसाब से। आई एम सॉरी फॉर दिस कफ एंड थ्रोट इशू, मेरा प्रॉब्लम है, रेगुलर प्रॉब्लम है बचपन से। सो अब बीच में जो कफ करना पड़ता है उसके लिए आई एम सॉरी, डिस्टर्ब फील ना कीजिएगा। आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है। एडवाइज़र का एड्रेस आपने यूज़ नहीं करना यहाँ पे। अगर आपने कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र हायर किया हुआ है तो आपने उसका एड्रेस यूज़ नहीं करना, अपना ही यूज़ करना है, ताकि सारी कॉरस्पॉन्डेंस आपके साथ डायरेक्टली हो सके और आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। इवन इफ़ यू हैव हायर्ड एन एडवाइज़र, तो रिकमेंडेड है कि वो आपका ही रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे यूज़ करे जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि यही आपके फ़ाइल में आगे जाता है। तो ये सारी फील्ड्स एलिमेंट आपने फिल कर देनी है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट नहीं है कि आप फिल ना कर सकें। फिर उसके बाद में आपने जो फील्ड्स ऊपर फिल की हैं वही सारी आपने नीचे सारे फिल कर देनी है, क्योंकि वो पूछ रहा है अगर तो डिफरेंट है तो डिफरेंट बिलिंग एड्रेस लिख दो, अगर नहीं तो फिर सेम ही रिपीट कर दो। फिर वो पूछ रहे हैं न्यूजीलैंड में तो कोई एड्रेस नहीं है, वो लिख दो, अगर नहीं तो फिर सेम रिपीट कर दो। सो आपने अपने पाकिस्तान का एड्रेस ही 3 टाइम्स यहाँ पे लिख देना। मैरिटल स्टेटस लिखिएगा, क्योंकि हम एज ए कपल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को लेके चलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ कि जब आप एज कपल एप्लीकेशन ऐड करते हैं विदाउट एनी किड्स, तो आपको कितने फील्ड्स फिल करना पड़ते हैं, उस हिसाब से अपने यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट किया है। उसके बाद में भी ये जो लेंथी प्रोसेस हम मेन एप्लीकेंट का कर रहे हैं, यही हमें उसके कपल का भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई दिस UI इज़ बोरिंग। इफ़ यू सेलेक्ट मैरिड, डू यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकग्निशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है, यस कर दें। आपका पार्टनर जैसे आप एप्लीकेशन में इंक्लूड करेंगे, यस कर दें, और उसके बाद में नेक्स्ट कर दें। अगर नहीं करेंगे तो वजह बतानी पड़ेगी कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी वजह आप लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड जो वजह होती है ऐसी चीज़ों की लिखने की, वो ये होती है कि एज ए फर्स्ट स्टेप towards a settlement, I want to go there, I want to do job and build the ground for my family to come and join me, that is why I'm applying as an independent applicant and they will stay behind। इस तरह से आप लिख सकते हैं। Have you received immigration advice on this expression of interest? अगर आप खुद कर रहे हैं तो नो लिख दें, अगर आपका एडवाइज़र कर रहा होगा तो इसको यस करके फिर फिल करेगा। इमिग्रेशन इन्फो का मकसद आपको आपके एडवाइज़र छुड़वाना बिल्कुल नहीं है, आपको इन्फॉर्म्ड एप्लीकेंट बनाना है। आप ये सारे चैनल को सुन के भी किसी को हायर कर सकते हैं अगर करना चाहें, उसमें कोई ममानियत नहीं है। बस ये है कि फ्रॉडियों से बचाना है आपको और अच्छे कंसल्टेंट्स तक पहुँचाना है। वो जब आपको इल्म होता है एक सर्विस का, तभी आप जब किसी से जाकर कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपसे जब बात करते हैं, आपको भी पता होता है प्रोसेस कैसे होता है, और वो वही बातें बोल रहे होते हैं जो आपको भी पता होती हैं, तो फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये रिलायबल पर्सन, बंदा या बंदी है, इनके थ्रू अपना प्रोसेस करवाया जा सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ये है इसके पीछे। वुड यू प्रेफर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टू कम्युनिकेट यू डायरेक्टली? यस। प्रेफर्ड वीज़ा कम्युनिकेशन यहाँ पे ईमेल है, थ्रू लेटर है, आप ईमेल करें। आपने पहले कभी UI सबमिट करवाई या नहीं? अगर करवा चुके हैं, रिजेक्ट हो गई थी, तो आप यस करके उसका नंबर यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब ये सेक्शन B स्टार्ट हो गया, सेक्शन A कंप्लीट हो गया, सेक्शन B है प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स कैरेक्टर। तो हम जब भी कोई एडमिशन फॉर्म भरते हैं, हम जब भी कोई जॉब का फॉर्म भरते हैं या विजिट वीज़ा का फॉर्म भरते हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, किसी ग्रुप को तो नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेररिस्ट में से तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा। तो ये इस किस्म के सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप जितने भी मेरे लिसनर्स हैं या जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, तो सबके क्वेश्चन के आंसर आपने नो कर देने हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। आज हमने देखना है कि ये हम 30 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं EY को। सेक्शन भी ये है, वही चल रहा है। B10 में आपसे ये पूछा है कि आपको पे कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई चार्जेस तो नहीं फेस कर रहे। सो यू विल बी सिंपली क्लिकिंग नो 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 एंड यू विल मूव नेक्स्ट। ये वाहिद सेक्शन है जो जल्दी फिल हो जाता है।
अब सेक्शन सी में आपकी हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, ये हेल्थ के मतलब सवाल क्यों करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपना लॉ बना रखा है कि अगर आप खुदा न खास्ता उस बीमारी का शिकार हैं तो ये आपको रेजिडेंस नहीं देते। जैसे ये क्वेश्चन C1, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली बीमारियों पे वो आपको नहीं देंगे। इनमें से कुछ हैं जिन पे नहीं, कुछ हैं जिन पे देते हैं। सो इफ़ यू हैव किडनी इश्यूज, आपको डायलिसिस ट्रीटमेंट चाहिए, आप यस लिखेंगे। इफ़ यू हैड TB ट्यूबरक्लोसिस, यस कीजिएंगे। अगर हीमोफीलिया है, आपको सीवियर किस्म का फिजिकल इनकैपेसिटी है किसी किस्म की जिसकी फुल टाइम केयर चाहिए, तो आप यस करेंगे। और इन सारी चीज़ों की सूरत में आपको मेडिकल रिपोर्ट फिर साथ में लगानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह सेहत से उन लोगों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आपको सीवियर हीमोफीलिया है तो एज़ पर 28 नवंबर 2005 उन लोगों को ये अलाउ नहीं करते हैं और आपको रेजिडेंस भी नहीं मिलती है। सो सॉरी टू ऑल दोज पीपल हु हैव ड्रीम फॉर द न्यूजीलैंड बट दे आर पेशेंट ऑफ सीवियर हीमोफीलिया, आप लोग नहीं जा सकते। अब कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं हुई है जो कम्युनिकेबल है, मतलब आपसे दूसरों को लग सकती है, जिसे हम छूत का मर्ज कहते हैं। कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, आप वैशी तो नहीं है, सीरियल किलर तो नहीं है। और डू यू हैव एनी कंडीशन दैट लाइकली टू रिक्वायर एन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, क्या आपको कुछ इस किस्म का मर्ज है जिसकी रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो आपको ये बोलना है। जिसको भी येस करेंगे उससे रेलिवेंट रिपोर्ट्स आपको इसके साथ लगानी है और मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, नाउ यू गाइस आर नोटिसिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप इतना अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जो है वो किसी एडवाइज़र को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स होता है हम अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं, रेगुलर स्टैंडर्ड ही एप्लीकेशन नहीं रहती है हमेशा पे। तो उस सूरत में कोई मज़ायका नहीं है कि आप किसी एडवाइज़र के पास जाएँ, उसे बोल लें कि मैंने इस स्टेज तक एप्लीकेशन की है, यहाँ पे आके अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, तो आई नीड योर एडवाइस, सो यू कैन गो फॉर अ पेड एडवाइस। अब यहाँ पे सेक्शन डी आ गया जहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल कह देना कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड 6.5 स्कोर है वो है। बाकी उन्होंने जो कनाडा की सिटीज़न या फिर किसी के पास कहीं न्यूजीलैंड से आपने लेवल 7 बैचलर्स डिग्री कर रखी है या फिर 8 लेवल की क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। सो उसके बाद में आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सेक्शन डी में ही अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जो है उससे रिलेवेंट आपके टेस्ट से मुतालिक क्वेश्चन है। कौन सा टेस्ट दिया हुआ है, उसकी डेट क्या है और उसमें कौन सा आपने बैंड स्कोर किया है, तो ये आप फिल कीजिएगा अकॉर्डिंगली और आगे लेके जाइएगा। अभी के लिए आपको ये जो जिब्रिश सी लिखी हुई है यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको सारे स्टेप्स दिखाने के लिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर यू क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर एन ऑफर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड। अगर तो मिली है तो येस कर दें, अगर तो नहीं मिली है आपको कोई ऑफर न्यूजीलैंड से काम की, तो इसको सिंपल नो करके नेक्स्ट क्लिक कर जाए। बिकॉज हम एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं, इसलिए हम इस पर नो क्लिक कर रहे हैं। ओके, अब सेक्शन ई आ गया स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही। टू डू योर जॉब इन न्यूजीलैंड डू यू रिक्वायर ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है कि जिसको न्यूजीलैंड में करनी है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, क्योंकि आप में है ही नहीं तो इसलिए आप नो क्लिक करेंगे। बट अगर आपने यस क्लिक किया है तो कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है टू प्रैक्टिस, तो क्या वो लाइसेंस है? फॉर एग्जांपल आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे जा रहे हैं या पे एक प्रोफेशनल नर्स के तौर पे जा रहे हैं, सो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप उसके प्रैक्टिस ट्रेनर को मीट करते हैं, आपने वो कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई लाइसेंस रिक्वायर किया है, अगर आप यस क्लिक करेंगे फिर आप उसकी डिटेल्स देंगे। क्योंकि हमने पीछे नो सेलेक्ट किया है, सो दिस इज़ अ नो फॉर अस, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड से इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई जॉब ऑफर नहीं है। उसके बाद में सेक्शन एफ आ जाता है कि आपके पास रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है, आपने अपना IQ करवा लिया हुआ है, आप सिंपली यहाँ पे कहेंगे कि हाँ एज ए IQ के अंडर आई वांट टू क्लेम द पॉइंट्स, यस क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे आपकी रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो लेना शुरू कर देंगे। उसमें अब नीचे आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। मैंने स्टैंडर्ड 5 के लिए MSc बिजनेस मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया है। ये मैंने शॉर्ट वर्ड्स वैसे ही लिखे हैं, आपने प्रॉपर डिग्री का नेम लिखना है।
जैसा आपके सर्टिफिकेट पे अपीयर होगा। ये वाला काम नहीं करना, ये आप लोगों को सिखाने के लिए जस्ट फिल किया है कि स्टेट को ऑब्टेन किया था, एरिया ऑफ स्टडी किया था, स्टडीज़ कमेंस कब हुई थी, स्टडी कंप्लीट कब हुई थी। कमेंस ये आपका जो सेशन लिखा होता है ना कि अक्टूबर 2002 से लेके अक्टूबर 2006 तक कंप्लीट किया, तो 2002 अक्टूबर आपका कमेंसमेंट डेट है और 2008 आपका एंडिंग डेट है। इस तरह से होता है। इंस्टीट्यूट का नेम लिखिएगा और फिर आगे इंस्टीट्यूशन का एड्रेस डिटेल्स लिखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वो सारी चीज़ें आप साथ में लिख देंगे। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है क्या वो किसी ऐसी लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन में जिसकी असेसमेंट एग्जाम्प्ट है। एक इंतहाई खुशी की बात फॉर द इंडियन व्यूअर्स ऑफ माइन कि आप लोगों के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन के लिए एग्जाम्पशन है उसको असेस करवाने के लिए, तो आप वैसे ही पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी और नेपाल के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं है, तो आप नो ही करेंगे। आपका कोई इंस्टीट्यूट लिस्टेड नहीं है जिसकी क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम असेसमेंट एग्जाम्प्ट है। और उसके बाद आप कह दें जो भी है, आपको फ़र्ज़ करें लेवल 9 की एक्सीलेंस मिली है तो 70 पॉइंट क्लेम करें, यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप बोलेंगे क्या, उन्होंने पूछा कि आपके पास रिपोर्ट आ गई है न्यूजीलैंड से क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट की, आप यस क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में उसका रेफरेंस नंबर और उसकी सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट थी, फुल थी, आपको क्या लेवल असाइन हुआ उसमें असेसमेंट का, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप 24 जुलाई ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये कुछ लेट पीपल हैं जिनकी डिग्रीज 2011 से पहले की, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सिंपली नो क्लिक कर दीजिएगा। अगर येस हो तो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके आगे आइएगा। हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब वो आपसे रिकग्नाइज क्वालिफ़िकेशन में न्यूजीलैंड के अंदर आपने कोई क्वालिफ़िकेशन ली हुई है न्यूजीलैंड में, अगर आप उसके पॉइंट्स क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे। चूँकि हमारा प्रोफाइल न्यूजीलैंड से नहीं पड़ा, पाकिस्तान से पड़ा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे नो क्लिक कर दिया। अच्छा, ये सवाल इतने आसान है ना कि आप जो आप अप्लाई करता है आप इजीली उसको पिक करते जाएंगे। यस पे क्लिक करेंगे, जो अप्लाई नहीं करता उस पर आप नो पे क्लिक कर देंगे और आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत ही स्लो है, जैसे ट्रांजिशनिंग ऑफ गवर्नमेंट बहुत स्लो हो रही है पाकिस्तान में, वैसे इंटरनेट भी स्लो होता जा रहा है। सेक्शन नंबर 4, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स स्किल्ड वर्कर हैं, अब आपके एक्सपीरियंस की बात आ गई है सेक्शन जी में। अब आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। जिस एक्सपीरियंस के लिए आप पॉइंट क्लेम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। डेट लिखिए यहाँ से, इस साल मैंने काम किया था। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी कोई भी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। वो आपको लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन देगा, आप उसमें से जो आप पे अप्लाई होती है उस पर क्लिक करेंगे और ये कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस ऑप्शन से यहाँ पे लिखा, फिर सर्च पे क्लिक किया, फिर उसने मुझे लिस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशंस बताई, वहाँ से मैंने इसको पिक किया तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। फिर मैंने आगे उसकी फर्दर डिटेल्स फिल की, जॉब प्लेस की, एड्रेस वगैरह को फिल किया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन वाई दिस एक्सपीरियंस शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड हाउ यू वर सूटेबली क्वालिफाइड फॉर दिस वर्क। तो आपने थोड़ा सा अपनी फेवर में लिखना है कि ये मेरी जो स्किल्ड वर्क में आता है, इसमें ये नेचर ऑफ जॉब है मेरी और दैट इज़ वाई आई क्वालिफाई एंड दैट इज़ वाई आई एम क्लेमिंग द पॉइंट्स। आप अपनी एक सिंपल सी स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे। आर यू क्लेमिंग पॉइंट फॉर 12 मंथ्स और मोस्ट स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड? नहीं, न्यूजीलैंड में जॉब नहीं की है, सो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे भी नॉन ऑफ अबव कर देंगे। और अगर आप स्किल एरिया ऑफ एब्सोल्यूट स्किल शॉर्टेज में फॉल करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं फॉल करते तो दूसरे। अब जब आप ये वाला G4 है ना, इसके लिए आप ये नीचे एक ड्रॉप डाउन है। अब इसमें ना वो सारी की सारी पोजीशंस, टाइटल्स, जॉब्स लिखती गई हैं जो कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट में फॉल करती हैं। अगर तो आप इसमें से किसी में काम करते हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, वो क्लेम करेंगे कि मेरे पास उसमें एक्सपीरियंस है, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दैट। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। स्लो सेक्शन एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो मैंने ये डिसाइड किया है क्योंकि बहुत ही लेंथी हो रहा था कि चिल्ड्रन कोई नहीं है,
इसलिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर आप चिल्ड्रन सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो उससे रेलिवेंट आपसे बहुत आसान क्वेश्चंस पूछेंगे, 2-3 स्टेप्स में एजेस पूछेंगे, वो आप लिखेंगे और आगे चलेंगे। अब ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स अदर फैमिली, कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, तो आप उनकी जो कि इस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड हैं तो आप उनका यस या नो करेंगे। आप पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स एंड चिल्ड्रंस जो बायोलॉजिकल हैं उनको इसमें उनकी डिटेल्स आप इसमें मेंशन करेंगे। उनको एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन उनकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। सो आप जब अप्लाई करते हैं तो कनाडा में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें या न्यूजीलैंड में करें, एक स्टेज आती है जहाँ पे वो आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स आपसे मांगते हैं, तो आपको वो देना होती है। अब ये सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके, आपने उन सब की डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि करके उनको ऐड करना है। सो ये एक अलग लेंथी प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए, योर फादर, योर मदर एंड ऑल ऑफ योर सिबलिंग्स। नेक्स्ट, अब ये डिक्लेरेशन का सेक्शन आ गया है। यहाँ पे आपने सिंपली बोलना है कि क्या आपको किसी ने असिस्ट किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप नो बोल दें। इमी इन्फो से इंफॉर्मेशन ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे उन्होंने असिस्ट किया है, यहाँ पे इसलिए यस नहीं करेंगे। दिस इज़ अबाउट हायरिंग अ प्रॉपर कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र ऑन पेड बेसिस एंड देन उनकी डिटेल्स देना, ठीक है। अगर वो न्यूजीलैंड पे बेस्ड हैं तो उनका न्यूजीलैंड नंबर और फिर उसकी ऑफिस की डिटेल्स देनी है आपने यहाँ पे। और उसके बाद में आप, चूँकि ये आप पे अप्लाई नहीं होता है सारा, तो इसलिए यहाँ से आपको किसी को भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल आप नेक्स्ट चले जाएंगे। अब ये सेक्शन एच है जिसमें जो सेकंड एप्लीकेंट हैं उनकी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। सो मैं इनको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करती जाऊंगी क्योंकि जितने सेक्शंस हम पीछे आपकी ऐसे मेन एप्लीकेंट करते आए हैं ये वही सेक्शंस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनको बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आके मैं समरी पे क्लिक कर दूँगी। सो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वाले सारे स्टेप्स, अब ये हमसे यही वाले सारे स्टेप्स आपके पार्टनर के लिए कंप्लीट करने के लिए कह रहा था, ठीक है। और सिर्फ एक डिफरेंस था कि यहाँ पे चूँकि आप मेन एप्लीकेंट है तो वो आपसे पूछ रहा है क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं और ये सिर्फ आपके साथ एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं। सो इसलिए इनसे वो डिक्लेरेशन नहीं ले रहे लेकिन आपसे ले रहे हैं कि एप्लीकेशन खुद अप्लाई कर रहे हैं, ये थ्रू सम एडवाइज़र करवा रहे हैं। जब ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ पे ये आपको आपका स्टेटस और टोटल पॉइंट्स बता देगा, ठीक है। सो आपने देखना है यहाँ पे 160 या उससे अबव पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक। और आपकी एप्लीकेशन पे यहाँ पे उसने 100% कंप्लीट कह दिया है, तो उसके बाद में आपके वो यहाँ पे बता रहा है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, राइट। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये स्टेप मैं आपके सामने कर रही हूँ जो फाइनल है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ एडिट करने वाला है तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको सबमिट करने से पहले आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक प्रिंटेबल वर्जन ले लें तो आप सिंपल उस पर क्लिक करें, ऐसे एक पेज आपके पास खुल जाएगा। आपने कंट्रोल पी प्रेस करना है और उसको प्रिंट कर लेना है, या तो आप कंट्रोल पी प्रेस करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा या फिर यहाँ से सिंपल सेव एज PDF करके आप इसको सेव कर लीजिएगा और अपने कंप्यूटर में संभाल के रख लीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ वी सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और थैंकफुली ये आखिरी 30वां मिनट चल रहा है और इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। सो ये मेरा टारगेट था जिसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो हमें से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो भी पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कैनेडियन जो हमने सीरीज़ कंप्लीट किया उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते। कीप ऑन आस्किंग, इंशाल्लाह मेक श्योर कि आप लोगों को जवाब देते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।